So in the last class, I think we had done with the alkyl and aryl halides method of preparation, है ना? हमने last reaction किया था, that is method of preparation fluoride तक का भी कर लिया था ना, Schwarz reaction भी कर लिया था, Hunziker and this and that. So method of preparation we all have done. Today we have to do with their chemical reactions. Nature of bond हमने पढ़ लिया था, कैसा bond होता है, polar non polar. When you are studying the alkyl halide or the aryl halide, तो bond polar होता है, non polar होता है, polar bond होता है ना? आप देखें तो कैसे chemical reactions देते हैं. Before we proceed toward the chemical reactions, we need to know कि कैसे chemical reaction हो सकते हैं. तो regarding the chemical properties, ये important topic है. Chemical properties of the alkyl halide and the aryl halides. देखो बेसिकली क्या होता है, एज द नेचर ऑफ द बॉन्ड इज अ पोलर, है ना? नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द हैलोजन इज द पोलर. देखो हैलोजन में हैलाइड के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, क्योंकि कार्बन और हैलोजन में से हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो दैट इलेक्ट्रॉन पेयर विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड द हैलोजन एंड दिस वुड बी पॉजिटिव. तो ये पोलर है ना? तो रिएक्शन इसमें एडिशन रिएक्शन होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा? Substitution. So they would undergo substitution reaction पहले तो. Substitution reaction. और अब ये जो substitution reactions हैं, कैसे होगा ये substitution reaction? देखो ये जो आपके पास ऐसा कंपाउंड था, या मैं इसको बॉन्ड ही लिख लेती हूँ, कुछ भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, तीनों आर हो सकते हैं, दो आर हो सकते हैं, एक आर हो सकता है. तो ऐसा जो आपके पास कंपाउंड है, अब कार्बन तो आपका हाइड्रोकार्बन का ये डेरिवेटिव है आगे, है ना? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन. तो कार्बन जो आपका पॉजिटिवली चार्ज है और हैलाइड तो आपका नेगेटिवली चार्ज है. अब रिएक्शन में क्या होगा कि कोई और न्यूक्लियोफाइल आएगा, और वो जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, इस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा. मतलब रिएक्शन कुछ इस तरह से हो. दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल और इसमें से जो एक्स है ये ऐसे बाहर चला जाएगा. तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं, क्योंकि अब इसके पीछे काफी सारी कंडीशंस हैं, कैसे होता है, होगा नहीं होगा, कौन सब्स्टिट्यूट करेगा कौन नहीं करेगा, दैट विल स्टडी इन द डिटेल. So this reaction is called as a nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दे आर गिवन बाय द एल्काइल हैलाइड्स. अब ये एराइल हैलाइड देंगे कि नहीं ये अलग मुद्दा है, ठीक है? अभी के लिए मैंने क्या लिखा है, गिवन बाय द एल्काइल हैलाइड. एराइल हैलाइड में क्यों नहीं लिखा मैंने, दैट यू विल कम टू नो लेटर ऑन, जब इसको आप समझ जाओगे. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना दो तरीके से होता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में एस और एन बोला जाता है, ठीक है? एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफाइल. और अगर कहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसे एस और ई बोला जाएगा. एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टाइप्स के होते हैं. The first type is called as a unimolecular nucleophilic substitution reaction.
तो ये आपका जो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इसको हम इतना बड़ा लिखने की बजाय बोलेंगे SN1। अब ये देखो ये आप पे है, आप सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कुछ भी लिख सकते हो। मैंने SN1 लिखा है ऐसे, अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहते हो तो इट्स ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों तरह से ये यूज होता है। द सेकेंड इज द बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो आपका बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको भी आप SN2 ऐसे लिख सकते हो, और you can write it as SN2, superscript subscript whatever you feel convenient, आप इसे बना सकते हो। अब इनको देखते हैं वन बाय वन ये कैसे होते हैं, और आगे फिर जब हम रिएक्शन करेंगे ना, तो वहां पे फिर हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा SN1 से हो रहा है, कौन सा SN2 से हो रहा है। तो पहला रिएक्शन है बेटा जो आपका SN1 रिएक्शन, दैट इज अ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, इससे डिफरेंट होता है इसका मैकेनिज्म। तो अगर SN के सर के ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, तो ये होगा 2 स्टेप्स में, दैट विल टेक प्लेस इन द 2 स्टेप। तो जो इसमें से स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 क्या होगा, जैसे मैंने कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब क्योंकि आप अवेयर हो IUPAC नेमिंग से भी, टाइप से भी, तो आप बता सकते हो कि दिस इज अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आई हैव टेकन। अब वो अल्काइल हैलाइड जो हमने ले लिया है 3 डिग्री, उस एल्काइल हैलाइड में जो स्टेप 1 है ना, उसमें सबसे पहले तो ये बॉन्ड क्लीव होता है। कौन सा बॉन्ड क्लीव होता है, देखो अब सारे रिएक्शन में बॉन्ड तो यही पार्टिसिपेट करेगा ना, क्योंकि आप केमिकल रिएक्टिविटी में बोल के आए हो कि ये पोलर है, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन होगा। और सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग वीक को सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो ये रिमूव होगा। तो जब ये रिमूव होगा तो ये कुछ इस तरह से बन गया। जस्ट अ मिनट, just a minute, my board is taking a time to respond. Yes, it is okay now. तो ये क्या होगा पहले बेटा, CH3 तो ये सबसे पहले बॉन्ड क्लीव होगा, तो दिस विल बी प्लस एंड दिस वुड बी नेगेटिव। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होगा, तो दैट इज, अब आप इसको जानते हो ये क्या है, ये है कार्बोकेटाइन। थोड़ा बहुत हमने GOC में इनके बारे में पढ़ रखा है कि कार्बोकेटाइन कब बनते हैं, कब नहीं बनते, बनने के पीछे क्या रीजन होता है। तो ये जो हमारे पास बनाना, ये बना रिएक्शन इंटरमीडिएट। कोई भी बच्चा इसको ट्रांजिशन स्टेट नहीं बोलेगा। दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म्ड। और ये जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज अ स्लो स्टेप, जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जो आपने कार्बोकेटाइन बनाया है ना, दिस वन, इस कार्बोकेटाइन में आपका जो नया न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो आप न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे एक्स की जगह पे, वो आके लग जाएगा। दिस इज अ CH3 एंड N। तो ये जो आपका स्टेप है, ये होगा फास्ट स्टेप। ठीक है, अब मैं इसके साथ ही इसका बता देती हूँ आपको, ये कुछ इस तरह का ग्राफ है इसका। ठीक है, 2 स्टेप है ना इसके।
अब उनमें ये तो हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये वाला पोर्शन हो गया आपका। रिएक्टेंट में क्या था, रिएक्टेंट में देखो RX था पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई पहले स्टेप की, ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली सेकेंड स्टेप की, और यहाँ पे आपका बन गया कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन के साथ आपने न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट किया तो आपका बन गया R और NU। अब इसमें कुछ बातें हैं, जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट वाला स्टेप स्लो है, या फर्स्ट वाला स्टेप क्यों हुआ, बैठे बैठे बॉन्ड कैसे टूट गया भाई, है तो इसमें भी कार्बन और हैलोजन में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो उसके पीछे रीजन क्या है ना, देखो अगर आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मैंने क्यों बोला था कि इसको आप ट्रांजिशन स्टेट नहीं बोलोगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलोगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होता है दैट कैन बी सेपरेटेड। अब आपने देखा है कि मैंने प्रोडक्ट अलग लिखा है, रिएक्टेंट अलग लिखा है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट को अलग लिखा है, मैंने दो सबको सेम नहीं घुसाया, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है। दैट इज द डिफरेंट, जिसको आप सेपरेट कर सकते हो। अब फर्स्ट वाला स्टेप स्लो क्यों है, फर्स्ट वाला स्टेप है, इसमें है क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड इज रिक्वायर्ड, ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड इज रिक्वायर्ड, फिशन ऑफ द बॉन्ड इज रिक्वायर्ड। तो बॉन्ड का इसमें ब्रेकेज रिक्वायर्ड, और बॉन्ड जब भी ब्रेक करना होता है ना तो उसमें एनर्जी लगती है, इसमें हाई एनर्जी यूज होगी इस बॉन्ड की क्लीवेज में। अब ये बॉन्ड बैठे बैठे कैसे ब्रेक हो गया, अब ये जो आपका कार्बोकटायन है ना, ये कार्बोकटायन मैंने बनाया स्टेबल कार्बोकटायन। तो अगर आपका कार्बोकटायन स्टेबल है तो क्या होता है, देखो इसके एरो के ऊपर एडिशनल फैक्टर आएंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको मैकेनिज्म पढ़ा रही हूँ, जब मैं आपको फैक्टर सिखाऊंगी तब आपके पास पता लगेगा आपको कि जो आयनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो लगे होते हैं एरो के ऊपर, तो आयनिक सॉल्वेंट ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट को इन कंपैरिजन टू द रिएक्टेंट। दैट्स व्हाई आयनिक सॉल्वेंट्स जो है इसका कार्बोकटायन का फॉर्मेशन फैसिलिटेट करते हैं। मतलब रिएक्शन में जो कंडीशंस दी रही होंगी, रिएक्शन में जो कंडीशंस होंगी वो इसके कार्बोकटायन के फॉर्मेशन को फेवर करेंगी, ठीक है ना। वो कार्बोकटायन कार्बोकटायन देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या चार्ज दिए हैं, यहाँ पे मैंने दिए हैं पार्शियल चार्जेस, यानी कि रिएक्टेंट है इसमें लेस पोलर। अब यहाँ पे मैंने दिए हैं प्लस और माइनस कंप्लीट, तो ये कंपैरेटिवली है मोर पोलर। तो अगर आपके पास रिएक्शन में एरो के ऊपर पोलर सॉल्वेंट जैसा कुछ लिखा होगा, तो पोलर सॉल्वेंट किसको स्टेबलाइज करेगा, रिएक्टेंट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा या रिएक्शन इंटरमीडिएट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ऑब्वियसली रिएक्शन इंटरमीडिएट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इसके फॉर्मेशन के पीछे फैक्टर्स हैं। मतलब पहली बात तो ये कि कार्बोकटाइन स्टेबल है इसलिए रिएक्शन से सेपरेट हो गया। दूसरी बात ये कि आपके एरो के ऊपर लिखी हुई चीजें इतनी इसको, देखो बहुत सीधी सी बात है ना, अगर किसी रिएक्शन में जितनी एनर्जी चाहिए किसी बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब कोई और बॉन्ड बनता है या वो बॉन्ड टूटने के बाद आगे जाके किसी के साथ रिएक्शन करता है, तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन होगा। ऐसे ही होता है, तो हमारी लाइफ में भी तो ऐसे ही करते हैं हम। अगर जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है और उसमें जो हमारा प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है उसके कंपैरिजन में, है ना, तो हम उस पर करते हैं वो बिजनेस, मतलब ये बेनिफिशियल है और हम सब काम भी करते हैं, बैठे तो नहीं ना रहते। तो ऐसे ही इसमें भी है, कोई भी कंपाउंड बैठे बिठाए अपने आप क्यों टूट जाता है, क्योंकि उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले तो स्टेबल था। दूसरी बात, उस स्टेबल को भी अपने आप नहीं बनाया जाता, अपने आप नहीं बनता, कुछ रिएक्शन कंडीशंस ऐसी रही होंगी जो उसके रिएक्शन इंटरमीडिएट को ज्यादा स्टेबल कर रही हैं इन कंपैरिजन टू द रिएक्टेंट, इसलिए उसका फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात, अगर आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड है, जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, ये ज्यादा स्टेबल है, इसके फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन कंपैरिजन टू दैट, तो इसलिए ये कंपाउंड बन जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें कि जो आपका फर्स्ट स्टेप था उसमें तो बॉन्ड फिशन रिक्वायर्ड था, इसलिए उसमें हमारे पास ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ी, वो स्लो स्टेप था। सेकंड वाले स्टेप में कुछ भी नहीं है, सेकंड वाले स्टेप के लिए हमेशा एक बात याद रखो कि
जो सबसे फास्ट रिएक्शंस होती है ना, वो होती हैं आयोनिक रिएक्शंस, है ना, एसिड बेस रिएक्शंस, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन, वो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं फास्ट। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, प्लस और माइनस को कंबाइन करना था, तो वो स्टेप हो गया फास्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हुआ। अब इस रिएक्शन का जो रेट होगा, स्पीड होगा, ऑल्दो मैंने अभी आपको केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ाया, बट अगर थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखते हो, रेट का मतलब यहाँ वेलोसिटी से है, रेट का मतलब यहाँ स्पीड से है। ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमेशा, आपने उसमें भी तो पढ़ा है ना, इक्विलिब्रियम में 11th वाले पोर्शन में, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमेशा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। और बाकी आपको पता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है किसी रिएक्शन का, स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। दैट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, उसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब क्या होगा इसमें, रेट में सिर्फ एक ही रिएक्शन, एक ही रिएक्टेंट आ रहा है, और वो है एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड तो एक ही है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का तो इंट्रोडक्शन ही नेक्स्ट स्टेप में हुआ है, पहले स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल था ही नहीं, इसलिए आर एक्स के सर के ऊपर लगाते हैं 1। ठीक है, एक ही है रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन का रेट एक ही स्पीशीज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम था यूनिमोलिकुलर। हम बोल देते हैं कि ये ऑपोजिट है, 2 स्टेप में होता है, इसका ये नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं बता रहा हमें, ये बता रहा है कि इसमें रिएक्शन कितने रिएक्टेंट की सबस्ट्रेट पे या कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा केमिकल काइनेटिक्स, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। देखो, अगर आपके पास किसी एक रिएक्टेंट वाला रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, नहीं तो नॉर्मल कंडीशंस में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी जो है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल लो, या ऐसे रिएक्शन बोल लो कि इसका ऑर्डर 1 है, तो ये इसका ऑर्डर बोल लो या मोलिकुलरिटी बोल लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक ही चीज है, तो इसलिए ये हो गया आपका RX1। चलो, ये तो हो गया SN1 रिएक्शन। ये बहुत कंपैरिजन है, देखो पेपर में सबसे ज्यादा जो काम आता है ना, पेपर में सबसे ज्यादा काम ये सॉल्व करना आता है कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पहले छांटना है। क्या छांटना है? कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा, या एलिमिनेशन होगा, या रीअरेंजमेंट होगा, तो यही काम होने होते हैं, और तो कुछ लंबे चौड़े हैं नहीं है। या रिएजेंट जो है वो आपके इन्हीं चीजों को सपोर्ट करते हैं। और अगर आपका हो भी रहा है, मान लो सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, तो उसमें से आपको छांटना होगा, SN1 होगा, SN2 होगा। एट द एंड ऑफ दिस मैं SNI भी आपको कराऊंगी, जिसमें इन्वर्जन होता है। अब फिर SN पता लग गया, फिक्स हो गया, तो उसमें से कौन सी कैटेगरी है। ऐसे ही एलिमिनेशन है तो E1 होगा, E2 होगा, या E1 का एक कैटेगरी होता है E1CB, वो होगा इसमें। तो कहने का मतलब है कि ऑल दीज कैटेगरीज, वो आपको कंडीशंस, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या हो सकता है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कैसा है, उससे जज करना होता है। अब सेकेंड टाइप है इसकी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, इसके अपोजिट, पहली बात तो ये होता है 1 स्टेप में, एक ही स्टेप में हो जाता है ये रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो आपका सबस्ट्रेट है, चलो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई रिएक्टेंट है। अब इसी स्टेप में इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, मतलब 2 चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ना, तो देखो है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है ना। अब ये जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इसी स्टेप में आ गया, तो इसमें होगा रिपल्शन। तो रिपल्शन होने की वजह से ना ये बैक साइड से अटैक करता है, इसका अटैक ऑपोजिट साइड से होगा, जिस साइड से ये लगा है। तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो।
इस तरीके से। अब देखो इसमें मैंने कैसे लिखा है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया है। पहली बात तो बैक साइड अटैक हो गया, तो ये जो बना इसको बोलते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। क्यों बोलते हैं इसे ट्रांजिशन स्टेट? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्यों नहीं है? व्हाई इट इज नॉट द रिएक्शन इंटरमीडिएट? मैम क्योंकि इसको अलग से नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, ये सेपरेट नहीं हो सकता, और जो सेपरेट नहीं हो सकता वो इंटरमीडिएट नहीं हो सकता, तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के बॉन्ड कैलकुलेट करना कितने बने हैं। 5। तो दिस इज अ पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट कार्बन। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आपका एग्जिस्टिंग था न्यूक्लियोफाइल, अगर वो फ्रंट में लगा हुआ है तो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है मैंने वो न्यूक्लियोफाइल बैक डायरेक्शन में लगा दिया, करेक्ट। तो ये हमने प्रोडक्ट बना दिया। और इस रिएक्शन को देखा जाए तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे आता है। ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, अल्काइल हैलाइड भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है प्लस एक्स नेगेटिव है। यहाँ पे हाई एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें एक्स इसको छोड़ रहा है और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो रहा है। इस डायरेक्शन में होगा एनर्जी प्रोफाइल, और इस डायरेक्शन में होगा आपके पास प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन का जब रेट मेजर किया गया, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, देखो रेट ऑफ दिस रिएक्शन तो हमारे पास इसमें चीजें ही दो हैं। एक तो है इसमें अल्काइल हैलाइड, एक इसमें न्यूक्लियोफाइल है, और एक ही स्टेप में इन्वॉल्व है, कुछ स्टेप दो नहीं है। तो इसका जो रेट है दो पे डिपेंड करेगा, एक अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी वन आ गया, यहाँ पे भी वन आ गया। तो ये जो आपका है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको नहीं मैं बोल रही यहाँ पे कि इसका ऑर्डर भी टू होगा, क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर नहीं है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। तो जब दो रिएक्टेंट हो तो दोनों पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे तो वैसे मुझे ऑब्जर्वेशन से पता है, एक्सपेरिमेंटली पता है कि दोनों पे डिपेंड करता है, तो इसका ऑर्डर भी टू होगा। बट ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है कि जिसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा उसका मॉलिक्यूलरिटी भी टू होगी और ऑर्डर भी टू होगा। इसके बारे में तो हमें पता है कि वी हैव सीन दैट एक्सपेरिमेंट जिसमें इसका ये है। तो क्योंकि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, कैन और कैन नॉट बी, ये बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ये बराबर है। तो ये SN2 रिएक्शन है। अब रिएक्शन तो आपने दोनों देख लिया, SN1 भी देख लिया, SN2 भी देख लिया। अब क्वेश्चन है कुछ जैसे कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, और दोनों में क्या क्या होता है। तो इसके लिए हम सीखते हैं पहले फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर, जो वैसे तो यही फैक्टर आपके SN2 में भी आएंगे बट थोड़ा उसका आंसर अलग होगा। तो जो SN1 रिएक्शन है उसमें सबसे पहले आएगा आपका नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जहां मैं लिखूं उसका मतलब होता है रिएक्टेंट। ठीक है ना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, सबस्ट्रेट कैसा है।
अब आप देखो कि SN1 की बात ही कब करनी है। SN1 रिएक्शन कब होगा, जब आप कार्बोकेटाइन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि SN1 का बेस ही कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन था, तभी वो SN के पाथवे में जाएगा। तो SN1 का होना ही कार्बोकेटाइन, मतलब मैं तो ये बोलूंगी कि अगर कोई भी रिएक्शन तुम्हें पेपर में आ गया, वहां पे तुम्हें लग रहा है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो और कुछ भी नहीं देखना, तो आपको उसको SN1 लिखना। ठीक है, ये अलग बात है कि पहले एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में डिस्टिंग्विश कर लेना कि एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि एलिमिनेशन में भी E1 वाला जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे ही डिपेंड करता है। उसके लिए फिर आपको न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में समझना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में देखो, SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन the stability of the carbocation. Stability of the carbocation. That is the reaction intermediate. ठीक है, SN1 reaction, more is the stability of the carbocation, more will be the rate of SN1 reaction. More will be the stability of the carbocation, more will be the rate of reaction. कौन सा रिएक्शन? SN1 रिएक्शन। चलो अब आ गया GOC का काम कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस किस चीज पे डिपेंड करती है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि पेपर में सिर्फ पढ़ के जाते हैं या दिमाग में रख के जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा कोई और फैक्टर यूज हो रहा है, तो वहां पे हम ना तो सोचते हैं और क्वेश्चन छोड़ के या गलत करके आ जाते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस कौन से ग्रुप्स पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर विड्रॉ करने वाले? इलेक्ट्रॉन रिलीज वाले। रिलीज करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप्स में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? +M हो सकता है, +HC हो सकता है, और +I हो सकता है। और आपको प्रायोरिटी भी पता है ना इन सभी की? प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था? +M, +HC और +I लास्ट में था। तो आप अगर पेपर में सिर्फ I देखोगे तो CBSE का क्वेश्चन तो हो सकता है लग जाए, नहीं तो उसमें भी ट्विस्ट आ सकता है। तो अदरवाइज पेपर में वो कार्बोकेटाइन फॉर्म करवाएगा जो आपका स्टेबल हो रहा है +M से। वो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो इंडक्टिव इफेक्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो जितनी स्टेबिलिटी, जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात आए ना, तो सबसे पहले माइंड में होना चाहिए कि +M से अगर कोई स्टेबलाइज हो रहा, मतलब वो होते हैं केस जहाँ पे हेटेरो एटम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वहां पे आपके जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेटेरो एटम के डोनेट होंगे कार्बोकेटाइन की तरफ, वो उसे स्टेबलाइज करेंगे। +HC वाले केस में आपको पता है कि कार्बोकेटाइन के साथ अगर CH3 ग्रुप लगे हुए हैं तो +HC हो गया, तो उनका +HC भी होता है और +I भी होता है। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, या थोड़ा ऐसे सब्स्टिट्यूशन दे के आएगा, कुछ बॉन्ड लाइन दे के आएगा, ताकि आपको थोड़ा काम करना पड़े। यहाँ पे तो हमने सिंपल लिख दिया है, पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया है पूरा GOC वाला याद रखोगे। इसमें इनमें से कोई भी फैक्टर दिखे तो आपको कार्बोकेटाइन ढूंढना है, जहां भी कार्बोकेटाइन का नाम भी ले लिया वहां पे आपका SN1 होगा। तो सिंपल केस में ये सबसे ज्यादा रेट देगा SN1 का, क्योंकि 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और उसके बाद हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो इस तरह का इफेक्ट आता है।
तो ये तो हो गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट पे कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। सेकंड है, देखो सबसे पहले तो जो जो चीजें आपके पास है ना उन पे देख लो, फिर आएंगे रिएक्शन कंडीशन पे। तो सेकंड है आपका नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, क्या लगता है आपको? मैं कुछ लिखती हूँ तब आप बताना। नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल में एक ले लिया OH नेगेटिव, एक ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक ले लिया आपने H2O न्यूट्रल वन, और एक ले लिया NH3। हाँ जी, किस केस में रेट ऑफ द SN1 सबसे ज्यादा होगा? OH माइनस। सबको यही लगता है? OH माइनस के केस में रेट सबसे ज्यादा होगा भाई? यस मैम। कारण भी होगा फिर कुछ तुम्हारे पास? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैम क्योंकि हम लोन पेयर के बाद जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बस इसको कहते हैं कि आप लोग सिर्फ थियोरी पढ़ते हो, प्रैक्टिकली नहीं देखते कि क्या हो रहा है। जब तुम्हें इतना बार बार मैंने लिखा वहां पे कि जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, फर्स्ट स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं। फर्स्ट स्टेप में, स्लो स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस ही नहीं है। सिर्फ किसकी प्रेजेंस है? सिर्फ प्रेजेंस है अल्काइल हैलाइड की। तो पेपर में ऐसे ही बेवकूफ बना देता है वो। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 reactions doesn't depend upon nature of nucleophile। वो SN2 की बात है, उसमें चेंज होता है नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि रेट के प्रोस्पेक्टिव से सभी सेम है। चाहे कोई नेगेटिव है, चाहे कोई लोन पेयर से दे, चाहे कोई नाइट्रोजन से दे, चाहे कोई ऑक्सीजन से दे, सबके लिए रेट सेम है। क्योंकि इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन आर सो स्टेबल इनफ कि वो अपने आप बन जाएंगे, और जब बन गई तो प्लस बन गया तो वो तो किसी भी माइनस के साथ रिएक्ट कर लेगा। सेकेंड स्टेप में फास्ट हो सुपर फास्ट हो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, हमारा तो मेन फर्स्ट है ना। इसको आप ऐसे ले लो ना, तुम पेपर में गए, तुम पेपर में जब जाके क्वेश्चन करके आए हो, तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं लगा उसमें, घर आके तुम्हें जितना मर्जी सही आंसर दे लो, किसी के पास जितना मर्जी अपने आप को जस्टिफाई कर लो, ठीक है ना, बट वहां पे तो अफेक्ट नहीं करता ना ये चीजें। तो इसलिए सेम कॉन्सेप्ट है कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई मतलब ही नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लो वीक लो, तो इसके लिए क्या लिखा जाता है कि कार्बोकेटायंस आर सो स्टेबल। कार्बोकेटायंस आर so stable that they even don't need the basic nucleophile for the SN1 reaction। बेसिक मतलब लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फॉर देयर रिएक्शन, वो अपने आप ही बन जाती है। और बन गई तो उसके बाद तुम मोर बेसिक रखो कम बेसिक रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना, फास्ट सुपर फास्ट कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, बस वो बनने पे रेट अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये देखा ये गया है कि कार्बोकेटाइन आर सो स्टेबल दैट दे इवन डोंट नीड द बेसिक लॉन पेयर और द नेगेटिव ग्रुप्स या कंपाउंड्स फॉर देयर रिएक्शन। इवन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको वाइट कलर से लिख देती हूँ। इवन द SN1 रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन द वीकली एसिडिक कंडीशन। बताओ इससे ज्यादा क्या बोलोगे? इवन SN1 रिएक्शंस कैन take place in the weakly acidic conditions।
ठीक है। SN1 रिएक्शन तो वीकली एसिडिक कंडीशन में भी हो जाते हैं, उन्हें तो बेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये भी एक निशानी है, ये भी एक पॉइंट है पेपर में ध्यान रखने के लिए कि अगर एरो के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस वाली चीज लिखी है तो वो SN2 की तरफ जाएगा। देखो प्रोडक्ट तो दोनों में ही वही बनना है, न्यूक्लियोफाइल नया लग जाएगा, बट दिक्कत क्या है कि SN1 से होगा या SN2 से होगा, उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा। तो अगर आपका रिएक्शन जो है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में एरो के ऊपर कुछ बेसिक चीज लिखी है तो वो SN2 की तरफ जाएगा, बट कुछ स्लाइटली एसिडिक भी रखा है अल्कोहल टाइप तो SN1 की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट। यस मैम। थर्ड पॉइंट देखो इसमें, फिर थर्ड पॉइंट है जो लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसका क्या करेंगे भाई। तो थर्ड पॉइंट हो गया नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप में क्या था, ये एक्स था ना जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल था। अब अगर तो एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हो, क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं एक्स को एल्काइल हैलाइड के सेंस में ले लेती हूँ। बट अगर आपका क्वेश्चन कुछ एल्कोहल का होगा अगले चैप्टर में तो फिर एक्स एल्कोहल हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप कोई भी हो सकता है ना, OH ग्रुप भी हो सकता है, बट हम इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से ले लेते हैं। बाकी ये SN1 SN2 रिएक्शन थ्रू आउट द केमिस्ट्री चलेंगे और इसमें कोई भी हो सकता है लिविंग ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर। तो अगर ये है IBrCl एंड F, मतलब हैलोजन है, तो हैलोजन के केस में क्या होगा। हैलोजन के केस में देखो, इसमें आपको वो कॉन्सेप्ट यूज करना है गुड लिविंग ग्रुप वाला, है ना। जो गुड लिविंग ग्रुप होंगे या इसको LG लिखते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब गुड लिविंग ग्रुप में हैलोजन में तो आपको पता है कि जो आपका I है उसमें लो लाइंग सिग्मा स्टार होता है ना, CI वाला बॉन्ड, याद है GOC में पढ़ाया था। लो लाइंग सिग्मा स्टार होता है मतलब कम एनर्जी वाला सिग्मा स्टार है। तो जितनी कम एनर्जी होगी उतना जल्दी उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और वो बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। तो लो लाइंग सिग्मा स्टार है ये, ड्यू टू द पुअर ओवरलैप बिटवीन द कार्बन एंड आयोडीन। So this will be a good leaving group. तो on that basis होगा लीविंग ग्रुप टेंडेंसीज लिख लेते हैं पहले। I negative, then Br negative, Cn negative and F negative। ये कुछ लीविंग ग्रुप टेंडेंसीज हैं। I नेगेटिव सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है और C और F का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वो जल्दी लीव नहीं करता। ये तो मैंने सिर्फ हैलोजन वाले चैप्टर के मैंने पहले ही बोला है, मैंने दिखाए हैं। अदरवाइज गुड लिविंग ग्रुप में ना वाटर भी आता है, वाटर गुड लिविंग ग्रुप है। ACO यानी कि CH3COO नेगेटिव, ये भी गुड लिविंग ग्रुप है। तो साइल भी गुड लिविंग ग्रुप है, ये सब गुड लिविंग ग्रुप है आपके। और ये SN1 SN2 में सेम ऑर्डर रहेगा। फोर्थ, अब यहाँ तक तो हमने बस जो हमारे पास हमें दिख रहा था वो हमने फैक्टर्स बता दिए हैं। पहला फैक्टर हमें दिख रहा था सबस्ट्रेट रिएक्शन में, वो बता दिया। न्यूक्लियोफाइल दिख रहा था, वो बता दिया। फिर एक लिविंग ग्रुप दिख रहा था, वो बता दी। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें रिएक्शन में एरो के ऊपर मिलेंगे, तब हमें जज करना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या होता है, किस डायरेक्शन में जाता है।
तो पहले है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। देखो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट में क्या बोलेंगे, जो आपके पोलर हैं सॉल्वेंट्स, लाइक वाटर, दे स्टेबलाइज, मैंने पहले भी बताया था। द रिएक्शन इंटरमीडिएट more in comparison to reactants, as the intermediate is more polar than the reactants. As the intermediate is more polar than the reactants. अब देखो इसमें क्या है बेसिकली, अब जब मैंने रिएक्शन लिखा था ये, तो मैंने आपको बोला था कि इसमें पार्शियल सेपरेशन है, और जब आप इसको ऐसे लिख दोगे ना, तो ये बन गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये आपके पास कंप्लीट चार्जेस हो गए, तो ये वाला फैक्टर है मोर आयनिक या पोलर, तो गेट्स मोर स्टेबलाइज्ड इन द पोलर सॉल्वेंट। जो जितना ज्यादा स्टेबल है उतने जल्दी बनेगा। गेट्स मोर स्टेबलाइज्ड इन द पोलर सॉल्वेंट। सो जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उतनी जल्दी बनेगा। सो फॉर्म इजीली, एंड हेंस जितनी जल्दी बन जाएगा मोर विल बी द रेट। इसलिए SN1 रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हो गया आपका पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट, मतलब जितना पोलर सॉल्वेंट होगा, या एक लाइन में क्या बोल सकते हैं कि SN1 reactions takes place in the polar solvents। अब पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे, पोलैरिटी का ऑर्डर भी इसमें क्वेश्चन आ चुका है। जैसे आपके पास एक टर्म होती है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, के, तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, उतना ज्यादा रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है ना, तो के हिसाब से आप चेक करते हो। जैसे एसीटोन है तो वहां पे भी कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड है, उसको आप प्लस माइनस लिख सकते हो, बट वो लेस पोलर है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। तो जब एसीटोन जैसी चीजें डाली होंगी तो वो रिएक्शन फिर SN1 की तरफ नहीं जाएगा, वो रिएक्शन चला जाएगा SN2 की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ फैक्टर क्या हो सकता है। फिफ्थ फैक्टर इज द ionic salts। अब ये आयनिक सॉल्ट्स वाला क्या गेम है, क्या होता है इसमें। ये तो आ गया मेरे पास रिएक्शन, इसमें वाटर दिया हुआ है और साथ में कुछ लिखा हुआ है AgF, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब सिल्वर का कोई सॉल्ट दिया हुआ है, या AgF नहीं करते क्योंकि वहां पे भी हेलोजन नाइट्रेट कर लेते हैं, NO3 कर लेते हैं। सबको पता है Ag+ होता है, NO3 नेगेटिव होता है।
अब यहाँ पे भी सबको पता है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये बनने को तैयार है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ना कंपटीशन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये आपका पोलर सॉल्ट है, तो पोलर है सॉल्वेंट, तो रिएक्शन को SN1 की तरफ ले जाएगा। अब सिल्वर के पास है MTD ऑर्बिटल, डी तो नहीं है, MT ऑर्बिटल लिख देते हैं, क्योंकि डी तो 10 हो जाएगा ना, कॉपर फैमिली को बिलोंग करता है। MT ऑर्बिटल है और इसके पास है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो बड़ी जल्दी लगी रहेगी ये लेने की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म, मतलब कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन को ये फैसिलिटेट करेगा, तो ये आ गया प्लस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन फैसिलिटेट्स। किसमें फैसिलिटेट होगा? आयोनिक सॉल्ट्स में। अब आगे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, जब कार्बोकेटाइन बन गया, क्योंकि SN1 रिएक्शन है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए ये रिएक्ट कर देगा। इसमें स्ट्रॉन्ग वीक का मतलब ही नहीं है। अगर तो आपके पास SN2 रिएक्शन होता तो वो तो देखता कैसा न्यूक्लियोफाइल है, तो उसमें से मेजर माइनर प्रोडक्ट बनाता। यहाँ पे तो मेजर माइनर प्रोडक्ट की बात ही नहीं है। यहाँ पे वो क्या करेगा, दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो आपके पास ये भी चांसेस हो जाएंगे प्रोडक्ट बनने के। और ये भी हो जाएंगे। और ये भी बन जाएगा। तो अल्कोहल के फॉर्मेशन की भी फॉर्म होगी टेंडेंसी, और नाइट्रेट के फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी होगी। तो आपको आयनिक सॉल्वेंट नो डाउट फैसिलिटेट करते हैं, बट आयनिक सॉल्वेंट में जो आपका काउंटर आयन पार्ट होगा, वो काउंटर आयन पार्ट भी इसमें रिएक्ट करता है, और इसमें उसके उसके स्ट्रॉन्ग या वीक होने से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कार्बोकेटाइन इतनी स्ट्रॉन्ग था कि वो बन गया। तो आयनिक सॉल्वेंट नो डाउट फैसिलिटेट करेंगे, बट आपको इसको प्रोटेक्ट करना होगा, मतलब इसको किसी ना किसी तरीके से हटाना होगा, या कुछ ऐसा गैसियस सिस्टम बाहर इन्वॉल्व हो या कुछ हो ताकि ऐसा ना हो। इसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक लेना पड़ेगा। नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स ये सपोर्ट करेंगे SN1 को। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी इसमें आता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं, ये तो मैंने आपको थोड़े से फैक्टर बताए हैं, बाकी हिट्रो वाला देख लो। चलो, एक द प्रेजेंस ऑफ द हिट्रो एलिमेंट इन द कंपाउंड। अब आप तो पढ़ के आए हो कि SN1 वाला हमेशा क्या देगा, SN1 वाला हमेशा देगा आपका SN2 रिएक्शन, है ना। SN1 तो 3 वाला देगा, कुछ ऐसा है। ठीक है, या ऐसे लगा लो, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा हुआ है लाइक समथिंग। अच्छा है, यहाँ है बंगले एरिया ही है दीदी। Please be on mute. This is not the way to be in the class. Please be on mute. Most of the time I am telling you in the class from the start कि if you will be या तो मैं तुम सभी को म्यूट कर दूं। अगर आप सभी को म्यूट कर देंगे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन से, जिन्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है वो नहीं पूछ पाएंगे। तो why you people are keeping yourself on mute and disturbing the others? तो अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा भी सिस्टम है,
तो अब आप देखोगे कि इस कार्बन के साथ तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसको तो नहीं जाना चाहिए SN1 रिएक्शन में, बट C अगर ये कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या होता है, ऐसा है ना। अब इसमें हिट्रो एटम इन्वॉल्व है, बाद में टेम्परेरीली इसमें कुछ और हो जाए तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब आपके पास हिट्रो एटम इन्वॉल्व होगा तो हिट्रो एटम डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हिट्रो एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो वहां पे आ जाता है प्लस M इफेक्ट, और प्लस M इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है आपके कार्बोकेटाइन को। जब कभी आपको पेपर में ऐसा सीन दिखे, एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें आपका हिट्रो एटम इन्वॉल्व है, तो आप उसको SN1 की तरफ लेके जाओ, मतलब उसका कार्बोकेटाइन बनाओ, ठीक है ना। तो इसमें SN1 बनेगा। वो अलग बात है कि बनने के बाद कुछ अभी तक आपको कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। वो अपने आप एडजस्ट करे, कुछ भी करे, आपको प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसा बन गया है ना। वो बाद में कुछ भी आगे करके रिएक्शन में से ले, बट एनी हाउ ये चाहे अनस्टेबल भी होता है, बट फिलहाल आपको कार्बोकेटाइन जरूर बनाना है इस केस में, क्योंकि प्लस M इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। एट्थ थिंग है कि जब भी आपकी ब्रिज हेड पोजीशंस आएंगी ना, तो ब्रिज हेड पोजीशंस में आपको कभी भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करना। अवॉइड forming the carbocation at the bridgehead positions. ये होती हैं ब्रिजहेड पोजीशंस। ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल ऊपर होगा, जैसे एक पेज को फोल्ड करके ट्रायंगल बना के उसको ऊपर से पकड़ लो, 2 बाकी ऊपर साइड है बुक की। मान लो यहाँ पे X लगा हुआ है, तो अगर आपने इसको X को रिमूव कर दिया, तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब आप अगर इसकी डिग्री चेक कर रहे हो, इसको देख रहे हो कौन सी डिग्री का है, तो ये एक कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ ये जुड़ा है, एक कार्बन के साथ ये जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बट स्टिल अनस्टेबल। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये जो आपकी ब्रिज हेड पोजीशन है ना, वहां पे कार्बोकेटाइन क्या होता है, देखो कार्बोकेटाइन जो है वो आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो आपका प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होता है वो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल रखता है। तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो इस केस में 120 इस पोजीशन पे अटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये रूल है ब्रेड्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स रूल, कार्बोकेटाइन एंड ऑल्सो द कार्बेनाइन दोनों ही नहीं फॉर्म हो सकते। कार्बोकेटाइन एंड द कार्बेनाइन कैन नॉट बी फॉर्म्ड एट, चाहे ये 3 डिग्री भी है तब भी तुम नहीं बनाओगे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पहले वाले फैक्टर से ही क्वेश्चन जाएगा। Carbocation and the carbanion cannot be formed at the bridgehead position. As they are unstable. ठीक है, इसलिए ये इस पोजीशन पे नहीं बनते हैं। ये कुछ फैक्टर्स थे जो SN उसको अफेक्ट करते हैं 1 को। अब इसकी थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर SN2 का देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर द SN1 रिएक्शन। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये मतलब है कि अगर मैंने कुछ ग्रुप ले लिए, लाइक CH3 यहाँ पे ले लिया, CH3 यहाँ पे ले लिया, X यहाँ पे ले लिया, CH3 यहाँ पे ले लिया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके लिए आप पहले कॉन्सेप्ट देखो।
ये बनता है कार्बोकेटायन में, जब X माइनस हो जाता है तो ये कार्बोकेटायन बन जाता है। ठीक है, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर है कि 3D मॉलिक्यूल है? कार्बोकेटायन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है ना, उसके पास दो ऑप्शन होती हैं, वो टॉप अटैक भी कर सकता है, वो बैक अटैक भी कर सकता है। फिर इसको फ्रंट बैक बोल लो। फ्रंट अटैक भी पॉसिबल है, बैक अटैक भी पॉसिबल है। तो फ्रंट और बैक अटैक दोनों पॉसिबल हैं, तो क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है, किसी भी साइड से जा सकता है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, वो या तो ऐसा हो सकता है जैसा ऑलरेडी था, या इससे अपोजिट भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट था, मतलब मान लो ये आपका स्टार्टिंग में कुछ था, ये तो मैंने डेक्स्ट्रोलीगो वाला लिखा नहीं है क्योंकि मैंने ग्रुप सेम रखे हैं। तो ऐसे वालों को बोलते हैं रेसिमाइजेशन हो गया इसमें। ठीक है, अब जब रेसिमाइजेशन होता है ना, तो 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता। ये भी क्वेश्चन जेई में वो पूछ चुका है। 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता, लेस देन 100% रेसिमाइजेशन होता है। तो अगर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर है तो वो 100% उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी का लॉस नहीं होगा। ये हो सकता है कि उसमें जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है वो कम बने, सेम वाला प्रोडक्ट ज्यादा बने, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से कैसे स्टेबलाइज हो रहा है। तो वो आपका ऑप्शन पेपर में अगर बोलता है कि ये आंसर नेट हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, तो गलत है। ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इसमें तो मैंने चारों ग्रुप से डिफरेंट नहीं रखे हैं। तो पेपर में इस बात का ध्यान रखोगे कि जो आपका प्रोडक्ट है, अगर तो जो आपका प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव था स्टार्टिंग में, तो जरूरी नहीं है कि लास्ट में भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही आएगा। हो सकता है दोबारा से ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरेट हो जाए, एक प्रोडक्ट मेजर बने, दूसरा प्रोडक्ट माइनर बने। और मेजर और माइनर कौन बनेगा, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा रिएक्टेंट चूज करते हो। तो SN आपका कंप्लीट है। SN2 के फैक्टर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
Everybody has to participate. Why rest are not giving answer? हाँ जी, विच इज अ करेक्ट ऑप्शन कैसे चेक करेंगे? आप सबसे पहले इसमें कार्बोकेटाइन बना के देखो। यहाँ से ये जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, ये जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, ये जाएगा तो आपका कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा। ये कार्बन के साथ लगा है ना, तो यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन। हाँ जी, इस कार्बन पे 1 2 3, इस पे 1 2, इस पे 1, इस पे 1, तो ये 3 डिग्री है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका ये ऑप्शन वाज करेक्ट।
हाँ जी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बड़े मिक्स से आंसर है। फिर से वही कॉन्सेप्ट तो लगना है, क्या नया था इसमें? ये यहाँ से हटाओगे कार्बोकेटाइन बनेगा 1 2 3, यहाँ से 3 डिग्री बन रहा है। यहाँ से हटाओगे कार्बोकेटाइन बनेगा 1 2 3 ऐसे। यहाँ से हटाओगे कार्बोकेटाइन बनेगा 1 2 3। तो कौन सा कार्बोकेटाइन आपको लग रहा है ज्यादा स्टेबल है? विच वन है? यहाँ से Br हटाते हो तो एक ये कार्बन, सेकेंड ये, थर्ड ये। कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है? साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू दैट वन। वो एक तरह से स्टेरिकली हिंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, तो 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि ब्रिज हेड पोजीशन पे बनता है तो कम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है 3 होगा मैक्सिमम स्टेबल और ये होगा लीस्ट स्टेबल। तो 3 and 1 would be the answer. Is that clear? Okay, I think I have muted you all. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Okay, next we'll continue in the next class.